बताए हुए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली 28 से 29 दिन का होता है। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरा था लुटियल फेज, सॉरी ओवुलेटरी फेज, और चौथा था लुटियल फेज। पहला फेज में मैंने बतलाया हुआ था कि पहला फेज 1 से लेकर के 4 या फिर इसमें 5 दिन का होता है, जिस दौरान जिस दौरान फीमेल में पीरियड्स होता है, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज। दूसरा फॉलिकुलर फेज, जिसमें मैंने बतलाया हुआ था कि फॉलिकल्स डेवलप होता है। तीसरा है लुटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, जिसमें अब सॉरी तीसरा ओवुलेटरी फेज, जिसमें क्या होगा कि एलएच का अमाउंट पीक पे जाएगा, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज, और जिसके दौरान क्या होगा, ओवुलेशन होगा, यानी कि ओवरी में से ओवम रिलीज होगा। ठीक, उसके बाद आएगा चौथा लुटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, यानी कि अब क्या होगा कि यहाँ पे जो बन गया ओवम, जो ओवम रिलीज हो गया, अब उसके साथ दो सिचुएशन होगा यहाँ पे, या तो वो फर्टिलाइज होगा या फिर वो फर्टिलाइज नहीं होगा। यदि वो फर्टिलाइज हुआ तो उसका कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा, और कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा तो फिर वो फर्दर जाइगोट में डेवलप होगा, और जाइगोट में डेवलप होने के बाद फर्टिलाइजेशन के ठीक 7 दिन बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन उसका हो जाएगा यूट्रस के वॉल में। ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब मैंने बतलाया हुआ था कि उसका जो कॉर्पस लूटियम है ये मेंटेन नहीं रहेगा, और ये बन जाएगा ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस, जो पीला कलर का होता है, और फिर वो कॉर्पस एल्बिकेंस टूट जाएगा, और टूट करके वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। फिर नॉर्मल प्रोसेस कल बहुत डिटेल में समझाए हुए थे, अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मेंस्ट्रुअल फेज मैंने बतलाया हुआ था कि मेंस्ट्रुअल फेज में टोटल 4 फेज होते हैं। सबसे पहला ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, यानी कि जिस फेज में ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है, पीरियड्स होता है, उस फेज को बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर मैंने बतलाया हुआ था मेंस्ट्रुएशन। ठीक, दूसरा है प्रोलिफेरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, जो कि छठे से लेकर के 13वें दिन तक का होता है। ठीक, अब ये छठे से लेकर के 13वें दिन तक का जो होगा, इसमें क्या होगा कि फॉलिकल्स डेवलप होगा, यानी कि प्रॉपर हम बोलेंगे जो ओवम बनेगा। तीसरा ओवुलेटरी फेज, इस ओवुलेटरी फेज में क्या होता है, यहाँ पे ये जो ओवुलेटरी फेज है, इसी ओवुलेटरी फेज में इसी 14वें दिन में क्या होगा, एलएच का अमाउंट बिल्कुल पीक पे चला जाएगा। पीक का मतलब होता है टॉप। जैसे मान लो इस टाइप का ये मैंने एक शेप बनाया है। ठीक है, अब मान लो कोई किसी का लेवल यहीं तक है, किसी का लेवल यहाँ तक है, तो इसको बोलेंगे इससे ज्यादा है, वेरी मच इसको बोल सकते हैं, बट इसको पीक नहीं बोल सकते। पीक का मतलब बिल्कुल टॉप पॉइंट, यानी कि जिसके बाद कोई उसका पोजीशन नहीं आएगा। सेम वैसे ही जब 14वां दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन में क्या होता है कि जो एलएच का अमाउंट है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है, और इसी को बोलते हैं एलएच सर्ज, जिसके दौरान ओवुलेशन होता है, यानी कि ओवम ओवरी से रिलीज होता है। और चौथा है ओवुलेटरी फेज, जो कि 15वें से लेकर के 28 या फिर 29 दिन का होता है। ठीक है, आज जब ओवुलेटरी फेज इसमें बतला देंगे, उसी में फॉर्मूला बतला देंगे कि एग्जैक्ट इस फीमेल में किस डेट पे उसमें ओवम रिलीज होगा। ठीक है, वहां पे आज निकालना सिखा देंगे। पहला ब्लीडिंग फेज, लाइन भी सेम जो मैंने कहा, लाइन भी वही है। ब्लीडिंग फेज पहला से लेकर के 5वां दिन का होता है। देखो, इन दिस फेज प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन बिकम स्टॉप, so contraction of inside of cyclic chain occur in endometrium wall of uterus। याद करो कल मैंने बतलाया हुआ था, जो ब्लीडिंग फेज होता है, इस ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन स्टॉप हो जाता है। कल मैंने बतलाया हुआ था कि नॉर्मल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में याद रखो कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे किसी का एकदम बिल्कुल होठ सूख गया, किसी का हाथ, किसी का बॉडी सूख गया, ऐसा लगता है कि फट रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी इसके पास क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन एकदम स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब खिंचाव होगा।
उसी खिंचाव के कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल टूटता है और एंडोमेट्रियम वॉल पीरियड्स का एक पार्ट बनता है। यानी कि पीरियड्स में जो ब्लड लॉस होता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ ब्लड ही निकलता है, ब्लड के साथ साथ और भी चीजें उसमें से रिलीज होती है और उसी एंडोमेट्रियम वॉल के टूटने के कारण पीरियड के दौरान फीमेल को कुछ पेन भी थोड़ा बहुत होता है। क्लियर? सो ये वही कह रहा है, इन दिस फेज प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है जिसके कारण यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कंपोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का मतलब जब फीमेल को पीरियड्स होता है, जब फीमेल को पीरियड्स होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो जनरली लोगों को लगता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड होता है, बट सिर्फ और सिर्फ उसमें ब्लड नहीं होता है, ब्लड के साथ साथ और भी चीजें उसमें होती है। एक तो डीजेनरेटिव एंडोमेट्रियम वॉल, यानी कि ये वाला जो एंडोमेट्रियम वॉल थोड़ा बहुत जो टूटा है वो भी उसमें होगा। उसके साथ साथ यूट्रस के वहां पे जो ब्लड वेसल होता है वो भी टूटता है। तो ब्लड वेसल, ब्लड, म्यूकस और ओवो, ठीक है, ये सारी की सारी उसमें उसकी कंपोजिशन है, ये भी कल मैंने बता दिया हुआ था। Menstrual fluid always remain in liquid medium due to presence of fibrinolytic enzyme। जो menstrual fluid होता है वो हमेशा लिक्विड मीडियम में ही होता है। जनरली यदि हम मीडियम की बात करेंगे तो जनरली 3 मीडियम होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसमें ये जो menstrual fluid है ये हमेशा क्या होता है, लिक्विड मीडियम में ही रहता है। क्यों लिक्विड मीडियम में ये हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि इसके पास कुछ फाइब्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद इन मेंस्ट्रुअल फेज लो ब्लड प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अकर, ठीक है। जैसे जब फीमेल में क्या होता है, जब फीमेल में ओवम जिस दिन रिलीज होता है, जिस दिन ओवुलेशन होता है, ठीक है, आज ओवुलेशन निकालना सिखाएंगे, एग्जैक्ट कैसे पता करें कि किस फीमेल के बॉडी में किस दिन ओवम रिलीज होगा। तो जैसे यहाँ पे है कि ज्यादातर मैंने बताया हुआ था कि जब ओवुलेशन होता है, जिस दिन उस फीमेल को ओवुलेशन होगा उस दिन उसके बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो 1 डिग्री वहां पे बढ़ सकता है। क्लियर? तो वहीं पे वो बोल रहा है कि जब फीमेल को ओवुलेशन होगा तो उसका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। साथ ही साथ जब फीमेल पीरियड्स के फेज में होती है, यानी कि जब फीमेल को पीरियड्स हो रहे होते हैं तो उस दौरान फीमेल का बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई भी होता है और साथ ही साथ उसका ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा लो भी होता है। क्लास 11th में यदि पढ़े हुए होंगे ब्लड प्रेशर, तो वहां पे पढ़े हुए होंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जब फीमेल पीरियड्स में होगी, जब फीमेल पीरियड्स के दौरान होगी तो उनका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो सॉरी, बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा फेज था प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको बोलते थे फॉलिकुलर फेज। देखो, इन दिस फेज एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेशन इंक्रीजेस। इस फेज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सेक्रेशन इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो थिकनिंग, यानी कि उसमें हल्का सा मोटाई आती है, हल्का सा मोटापन उसमें आता है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल, क्योंकि याद करो अभी मैंने बतलाया हुआ था कि जो पहला फेज था ब्लीडिंग फेज, उस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम वॉल टूट रहा था। पहला फेज था ब्लीडिंग फेज, जिस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम वॉल टूट रहा था। यदि मान लो कि वो एंडोमेट्रियम वॉल उसमें थिकनेस नहीं आएगी, उसमें मोटाई नहीं आएगी, तो उस फीमेल को तो 45 to 50 ईयर्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना। यदि मान लो हर बार उस बॉडी में टूटता ही, उसके बॉडी में एंडोमेट्रियम वॉल टूटता ही रहा, तो फिर उस फीमेल के बॉडी में बचेगा क्या, ऊपर से उनको हर महीने होगा, हर महीने 4 से 5 दिन तक होगा,
तो एक फेज में टूटता है और एक फेज में बनता है, ये बात याद रखना। तो पहला फेज में जो एंडोमेट्रियम वॉल था वो टूटा, दूसरे फेज में क्या हो रहा है, वो थिकनिंग यानी कि बन रहा है। उसके बाद जो वहां पे ब्लड वेसल भी टूटा था, फिर यहाँ पे बन रहा है। अब फिर जो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा अगले महीने का, फिर से टूटेगा, फिर उसके अगले फेज में बनेगा, फिर जो अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसमें टूटेगा और फिर ये बनेगा। यानी कि ऐसे ही 28 to 29 डेज का साइकिल हर एक फीमेल की बॉडी में हमेशा कंटिन्यू चलता ही रहता है, ये बात याद रखना। उसके बाद तीसरा फेज था ओवुलेटरी फेज, जिसमें बतलाए हुए थे कि ऑन 14th डे जो एलएच सेक्रेशन है वो बिल्कुल हाई हो जाता है, पीक पे पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं एलएच सर्ज। ठीक है, जिसके साथ साथ एफएसएच भी रिलीज होता है और साथ ही साथ अल्टीमेटली ओवरी से ओवम रिलीज हो जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला है, हालांकि वैसे ये शायद आउट ऑफ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट नॉर्मल लाइफ के लिए भी ये काम कर सकते हैं। देखो ओवुलेशन डे, ठीक है, ओवुलेशन डे, ये सब काम कब आता है, ये सब काम आता है प्रैक्टिकल लाइफ में। वैसे शायद जहां तक हमको लग रहा है ये शायद नीट में क्वेश्चन एक बार मतलब कि उसके ऑप्शन में ऐसा दे दिया हुआ है, तो भैया ऑप्शन में भी दे दिया हुआ है तो उस चीज को भी आपको मजबूत रखना पड़ेगा। हो सकता है कि वो ये चीज पूछ दे, थोड़ा सा ये घुमा फिरा करके पूछ दे। तो देखो ओवुलेशन डे का फॉर्मूला, यानी कि किसी फीमेल में कैसे पता करेंगे कि उस फीमेल में ओवुलेशन कब होगा, तो क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लो कि कोई फीमेल ऐसी है जो कि मां नहीं बन पा रही है, जो कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। अब वो जाएगी डॉक्टर के पास, ठीक है, उसको सारा चीज बतलाएगी कि वो रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तब वहां पे डॉक्टर के मन में ये भी ख्याल आता है, वो ये भी सोचता है कि हो सकता है, अब मान लो क्योंकि ओवुलेशन किस दिन रिलीज होगा, एक ही दिन रिलीज होगा ओवुलेशन, और ओवुलेशन रिलीज होने के बाद 24 आवर्स तक, यानी कि एक दिन या फिर कभी मैक्सिमम 2 दिन तक क्या होता है कि ओवम वहां पे फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट करता है। यानी कि 3 ही दिन ऐसा है जिसमें कि चांस होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, उसके अलावा ना इधर ना उधर कोई चांस ही नहीं होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट होगी। अब मान लो कि हो सकता है कि वो फीमेल अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करती है, लेकिन उन 3 दिन पे नहीं कर रही है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नॉर्मल मेडिकल लाइफ के लिए भी चीज इम्पोर्टेंट है। तो देखो ओवुलेशन डे का फॉर्मूला होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 डेज। ठीक है, अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 डेज, मैंने क्या बोला था, नॉर्मली हम क्या बोले हुए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, यदि 28 दिन का होगा तो 28 में से 14 को माइनस कर दो, 28 में से 14 को यदि माइनस करोगे तो क्या आएगा 14, यानी कि 14th डे। तभी तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एट 14th डे। क्यों, क्योंकि जनरल जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन होता है वो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या फिर 29 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो मैंने यहाँ पे इमेजिन कर लिया किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का है, तो उसमें ओवुलेशन कब होगा 14th डे पे। ठीक, वहीं यदि मान लो किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 29 दिन का है, तो 29 में से 14 को घटा दो तो कितना आएगा 15th डे। ठीक है, अब मैंने ये भी बतलाया हुआ था कि उससे पहले का हो, यदि 28 या फिर 29 दिन का किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है फिर ओके है, फिर ठीक है, फिर कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि उससे कम का मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर उससे ज्यादा का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो यदि ऐसा होगा तो उस फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
और उसको दिखवाने की जरूरत पड़ सकती है डॉक्टर से। यदि वो नहीं दिखवाएगी तो हो सकता है इन फ्यूचर भविष्य में चल करके वो बांझपन का शिकार हो जाए। क्लियर? सो यदि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 29 दिन का होगा तो उसका ओवुलेशन कब होगा? 15वें दिन पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें दिन पे। यदि इसीलिए देखो सभी पे कंपलसरी सारे पे ही फॉर्मूला है, चाहे उस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 25 दिन का हो, 26 दिन का हो, या फिर उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 29 से ज्यादा हो। मान लो 32 दिन का है तो 32 में से 14 को माइनस कर दो, मतलब कितना हुआ? 18th डे। ठीक है, 18th डे। अब क्या होता है, मान लो कोई फीमेल आई कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन का है, ठीक है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो वहां पे डॉक्टर क्या उसको सजेस्ट करते हैं कि 18th डे पे उस फीमेल में ओवुलेशन होगा। ठीक है, कौन से डे पे? 18th डे पे। अब 18th डे पे ओवुलेशन होगा। कभी कभार क्या होता है कि ओवुलेशन, जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर दिए कि 18th डे पे, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 दिन इधर या फिर 1-2 दिन उधर रिलीज हो सकता है। हो सकता है फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ इशू हो, कोई मेंटल इशू हो, कोई आसपास की सोसाइटी का इशू हो, कोई गाली वाली दे दिया हो, कुछ भी हो गया हो। ठीक है, उसके कारण जब उसमें प्रेशर रहता है, जब उसमें चिंता रहता है, तो उसके कारण फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा डिले भी हो सकता है, थोड़ा पहले भी हो सकता है, या फिर यदि उस फीमेल को ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं भी होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिस हो जाता है पीरियड। ठीक है, सो यदि मान लो किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिन का है तो उसका ओवुलेशन डे कब होगा? 18th डे पे। अब 1-2 दिन इधर उधर मान लो, तो मान लो कि 16वें दिन पे मान लो हो गया। ठीक है, और 2 दिन उधर मान लो, यानी कि 20वें दिन पे। ठीक, अब ये 16वां और 20वां है। ठीक, अब मैंने क्या बतलाया कि जो ओवम है, ओवम यहाँ पे है, तो ओवम का जो लाइफ स्पैन होगा वो उसका लाइफ स्पैन 24 to 48 आवर्स होता है। तो इसको 2 दिन और एक्स्ट्रा इधर मान लो, यानी कि 22। तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि इस 16वें से 22 दिन के बीच में आप रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिए अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद आइए। और उसके बाद भी यदि नहीं होगा, 1-2 महीने तक ये कीजिए, और उसके बाद भी यदि आप में प्रेगनेंसी नहीं होती है, इसका मतलब आपको दवा की जरूरत है या फिर आपको और भी चीजों की ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब ये वाला जो फेज होता है, यही फेज होता है जिसमें फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो आगे बतलाएंगे, जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा चैप्टर, तो उसमें बतलाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे किस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो मेल और फीमेल के बीच में कि फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो गांव घर है, ठीक है, तो गांव घर है तो देखोगे खुद धिया पुता का ब्याह हो जाता है, 10 बाद में लड़का नहीं होता। ठीक है, लेकिन 15-20 साल का है, सॉरी 15-16 17-18 का है लड़का, बहुत तो कैसा हुआ है, और लड़की का तो 13-14 साल चलता है। ठीक है, तो उसमें शादी हो जाता है। अब गांव भर में क्या होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, एजुकेशन जो होता है वो क्या करता है, इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन होता है वो ये सोचता है, जब भी किसी को देखोगे, आप किसी को देखो कि आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो पढ़ा लिखा है, IIT से पढ़ा है, मेडिकल पास आउट है, तो कुछ भी है, ठीक है, ये है, कोई अच्छा वकील है, कुछ भी है, उसका यदि शादी होगा तो कभी भी नहीं सुनोगे अगला साल बच्चा हुआ है, कभी भी ये चीज नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि जब किसी की शादी होती है तो उसके बाद वो ये सोचता है कि हम अपने पहले मैरिड लाइफ को एंजॉय करें, उसके बाद अपने लाइफ को सेटल करें, उसके बाद बेबी प्लानिंग करें। ठीक है, लेकिन गाँव में क्या होता है, आज ब्याह हुआ, अगला 9 महीना के बाद देख लो बच्चे का रोने का आवाज आएगा। ठीक है, हाँ होता है सही में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। सही बात हो गया बस हो गया। हम लोग के साथ मनमोहन की एक लड़की पढ़ती थी,
जब मेरा मेडिकल फिनिश हो गया था, सुन लो, जब मेरा मेडिकल फिनिश हो गया था तो हम आ रहे थे दिल्ली से, तो दिल्ली से आया तो यहाँ पे बस से आया, तो कल वही में एक लड़की चली, बड़ी सुंदर। अब हम देखे, हमको ऐसा लगा कि हम इसको कहीं देखे हुए हैं, ठीक है। बाद में पता चला अरे ये तो हम लोग के साथ ही पढ़ती थी लड़की, ठीक है। अब पहले भी बहुत करी थी, अब ब्याह के बाद खूब सुंदर शादी की वजह से हो भी जाता है। अब ये देखिए कि उसका जो अबू शादी हो गया था, उसके बाद देखिए कि बस में चली ना, तो उसका जो हस्बैंड था उसको एक बच्चा गोदी में दिया, ठीक है। तो मतलब आप बड़ा खास थे, तो ब्याह से हो गया होगा, क्या मतलब 10 में 10 10 के बाद इसका शादी हो गया होगा। आप वो तो बच्चे को गोद में दे दिए, जब कुछ चढ़ गई उसके बाद फिर देख रहे 2-3 साल का बच्चा है वो ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो यही होता है, तो ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, उसको देखोगे शादी के बाद 2-3 साल का गैप लेता है। तो उस बीच का जो शादी के बाद 2-3 साल का गैप है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, होता है, लेकिन उसके लिए बहुत से टेक्निक है। कुछ ऐसा टेक्निक है जिसमें किसी भी कॉन्डम फेमिडम का यूज नहीं करना होता है। तो ये सब आगे वाले चैप्टर में बताएंगे। उसी में एक नेचुरल मेथड बताएंगे। नेचुरल में मतलब किसी भी चीज को खरीदने की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी मेडिसिन की, ना किसी इम्प्लांट की, ना ही किसी कॉन्डम फेमिडम क्या कहते हैं सर्वाइकल कैप बाउल, किसी भी चीज को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। तो नेचुरल मेथड में एक होता है रिदम मेथड, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस। तो यदि उनको उन कपल को ये पता होता है या फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है। अब यदि वो डॉक्टर से कंसल्ट करेगी तो डॉक्टर उसको बतलाते हैं कि आपका पीरियड, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इतने दिन का है, और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने दिन का है, और आपका इस दिन के आसपास में ओवुलेशन होगा। तो आप इस दिन को 1 हफ्ता अप्रॉक्स लेके चलिए। जैसे मान लो कोई फीमेल आई, ठीक है, कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डेज का है, तो उसको क्या कंसल्ट करेंगे कि ठीक है आपका जो 32 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो आपका ओवुलेशन अप्रॉक्स 18वें दिन के आसपास में होगा। तो आप 16वें या फिर 15वें दिन से लेकर के 22वें दिन तक, यानी कि उस बीच में जो 1 हफ्ता है, उस 1 हफ्ता आप अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स मत कीजिए, आप प्रेग्नेंट नहीं होइएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस दौरान क्या होगा, उसको किसी भी चीज की, किसी मेडिसिन वगैरह किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो एजुकेटेड फैमिली होते हैं, एजुकेटेड जो परिवार होता है, वो यही करता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पीरियडिक एब्स्टिनेंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा उसमें, पढ़ लीजिए, इसको नोट करते हैं। हो गया? इसमें क्या नहीं,
मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर MC माइनस 14 डेज, जितना एग्जाम्पल है लिखते रहो। लिखते चलो जल्दी। आज शनिवार है ना, कल ही बोले ना कि फिर चेक करेंगे। ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम वही कहानी, सेक्रेटरी और लुटियल फेज दो केस होगा। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, यदि फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और ओवम के बीच में, देन कॉर्पस लुटियम मेंटेन, कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा एंड विल डेवलप इनटू जाइगोट, और फिर जाइगोट में डेवलप होगा जो कि आगे चल करके यूट्रस के वॉल में एम्बेडेड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यदि केस 2, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब वो जो कॉर्पस लुटियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में, वो आगे चल करके फर्दर डीजेनरेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कॉर्पस लुटियम है ये एक ग्लैंड के तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो जब कॉर्पस लुटियम यहाँ पे ग्लैंड की तरह काम करता है, बट कॉर्पस लुटियम है कैसा, टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे मान लो मेल के एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें या फिर फीमेल के एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें, तो वो हमेशा के लिए है, परमानेंट के लिए वो ग्लैंड है। लेकिन ये कॉर्पस लुटियम जो है ये कुछ ही टाइम के लिए ग्लैंड है, क्योंकि ये बाद में चल करके ये तो नष्ट हो ही जाना है। सो इसीलिए कॉर्पस लुटियम को बोलते हैं टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड योर टॉपिक इज कंप्लीटेड। Into walls of uterus called as, CA means called as, walls of uterus के बाद called as, CA called as, CA known as, कल खुला है, अच्छे से सुन लो, ठीक है। पता चल 4 बजे से है हाँ ये बात है, दिन में 5 बजे हम तो छुए पैसा पाई पड़े केला पड़े तो पाई छापल है ना। सर दिल पे हाथ रख के बताओ तो कौन ऐसा है जो कि बोल रहा है, कौन ऐसा है जो कि बोल रहा है कि देखो छापने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी की सबसे अच्छी जो है ना वो सही बोल रहा है, मोदी जी का सबसे बड़ा ऑपोजिशन यही हमको लग रहा है, आने वाले समय में बीजेपी कट्टर दुश्मनी बोलेगी। आज जिस दिन मोदी जी सीबीआई को भेज देंगे ना, ईडी को जैसे केजरीवाल है अभी। चलो हो गया, हेडिंग दे दो फर्टिलाइजेशन। सुबह सुबह हमको वैसे उस रूम में वैसे भी हो रहा है, गर्मी ज्यादा रहता है, देखो कितना टाइम हुआ है, सोने वाला देखो यार, गर्मी सुबह सुबह जितना बहुत बढ़िया है ना। ठीक है 6:15 मतलब 6:15 का मतलब ये कि 6:15 में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो दिन 6:30 बजे स्टार्ट करने रहिए जे लागल जे कोई ऐप कोई नहीं है सब अपन सुतल रहे हमरा की लग हम तो पढ़े नहीं टॉपिक हो गेले। चलो हेडिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन
कथी जाते रहो हमारा काम में पता होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन वीडियो है आधा घंटा का, लेकिन वीडियो में हमको जाना था मधुबनी में क्योंकि टेस्ट था बोर्ड पैटर्न वाला, इसीलिए स्पीड में हमको जाना था, बल्कि उसमें डिटेल में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास नहीं था। चलो फर्टिलाइजेशन देखो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ fusion of male and female gamete. The process of fusion of male and female gamete is known as fertilization. Is known as fertilization. In the process of fertilization, fusion of nucleus of sperm and ovum takes place known as amphibiasis. AMPHI